मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो 2 पेपर्स आए हैं अभी हुए हैं रिसेंटली, ठीक है, तो वो सारे उनका मैंने PDF बनाया है, तो हम जल्दी से इसको कवर करते हैं। इंग्लिश 505 का है, लैंग्वेज लर्निंग थ्योरीज़ है टॉपिक, ठीक है। अच्छा जी, पहली तो आपको खुशी की बात ये बता दूं कि मैं जितने भी आपके पेपर्स हो रहे हैं इनमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मोस्टली वो हैंड आउट बेस आ रहे हैं, ठीक है, और ये माहा की जो मेगा फाइल है वहाँ से आ रहे हैं मोस्टली। और यहाँ पे मैंने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान करके कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं, आपके पढ़ें और देखिएगा आपके कॉन्सेप्चुअल बेस क्वेश्चंस भी आए ना तो वो आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आपको कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। पेपर में जो कोर थ्योरीज़ का ओवरव्यू है उसके वो भी आया है, उसका हम ओवरव्यू लेते हैं। पेपर में जो 2 बड़ी कोर एक्विजिशन थ्योरीज़ का रेफरेंस दिया गया था उनका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने नीचे वाज़े किया है ताकि आप पेपर के जो कॉन्टेक्स्ट है उसको समझना आसान हो सके। देखिए, सबसे पहले है यूजी थ्योरी। यूजी कहते हैं यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी को, ठीक है। अब चॉम्स्की के मुताबिक इंसान के दिमाग में पैदाइशी तौर पर ज़बान सीखने की सलाहियत होती है, जैसे आप लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है, ठीक है। देखिए, दुनिया की तमाम ज़बानों के बेसिक स्ट्रक्चर रूल्स आपस में मिलते जुलते हैं, इसलिए बच्चा जो है वो बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के अपने माहौल से ज़ुबान एक्वायर कर लेता है, ठीक हो गया। अगर ब्रिटिश के लोग हैं तो उनके छोटे छोटे 2-2 साल के बच्चों को अच्छी खासी इंग्लिश आती होती है, ठीक है, जबकि यहाँ के हमारे जो पश्तून हैं वो अभी 1-1, 2-2 साल के होते हैं, वो पश्तो इतनी फ़्लो में बोल रहे होते हैं। ये क्या होता है बेसिकली, ये इंसान में पैदाइशी तौर पे इंसान के दिमाग में ये ज़ुबान सीखने की सलाहियत मौजूद होती है, तो इसे आप लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, यानी कि LAD, ठीक है। ये है आपकी यूजी थ्योरी। इसके बाद जो दूसरा आया है वो क्राशन थ्योरी के बारे में आया है कि क्राशन थ्योरी क्या होती है। तो देखिए, क्राशन ने सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि SLA के हवाले से 5 अहम उसने हाइपोथेसिस पेश किए हैं। इस थ्योरी के जो बुनियादी मकसद ये बताना है कि नई जो लैंग्वेज सीखने के लिए बजाय अगर आपको नेचुरल एनवायरनमेंट में एक्वायर किया जाए और समझ में आने वाला इनपुट दिया जाए तो लैंग्वेज एक्विजिशन बेहतरीन होती है। कि अगर आपने कोई न्यू लैंग्वेज सीखनी है तो आप वहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट में जाए, वहाँ पे आप सीखें। जो नेटिव लोग जो बोलते हैं वहाँ पे आप बहुत इजीली सीख लेते हैं। अगर पाकिस्तानी भी है वो UK जाता है, कुछ साल रहता है, तो उसे बिना सीखे बिना कोशिश किए भी वो अच्छी खासी इंग्लिश बोल लेता है। जबकि यहाँ पे आप पूरा बचपन से लेकर अब तक आप पढ़ते आ रहे इंग्लिश की बुक्स, लेकिन आप उस तरह से फ़्लो में इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो ये क्राशन थ्योरी ये कहता है कि आप नेचुरल इन्वायरमेंट में जाएँ तो वो आप ज़्यादा ईजीली आप उसे समझ सकते हैं, ओके। अच्छा जी, इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस आए थे। 3 इंटरेक्टिव टीचिंग मेथड्स कौन से हैं? तो इंटरेक्टिव टीचिंग मेथड से मुराद वो मेथड होते हैं जहाँ सिर्फ टीचर ही नहीं बोलता बल्कि स्टूडेंट्स को भी दर्स तदरीस के अमल में बराह रास्त शामिल किया जाता है ताकि कम्युनिकेशन नेचुरल हो सके। यानी कि टीचर पूछ रहे थे, इंटरेक्शन हो रही होती है, ये नहीं कि बच्चे सुन रहे हो टीचर बोल रहा है, ठीक है। अब इसमें आप देखें कि 3 बड़े जो इंटरेक्टिव मेथड्स हैं वो कौन से हैं, किन किन तरीक़ों से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो पहला तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज ट्रेनिंग टीचिंग होती है, CLT। तो देखिए, इसमें जो मेथड है इसका असल मकसद जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पैदा करना होता है, ठीक है। इसमें रट्टा लगाने की बजाय ना रियल लाइफ सिनेरियोज दिए जाते हैं, जैसे दुकान से सौदा ख़रीदना, इंटरव्यू देना पर नए फ्रेजेस बोलने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो इसे हम कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग कहते हैं, ठीक है, कि उसे रट्टा नहीं लगवाया जाता। टास्क बेस्ड लर्निंग क्या होती है? इससे कि स्टूडेंट्स को कोई स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट दिया जाता है, जैसे कि आप कोई ट्रिक प्लान करें या फिर आप कोई पजल सॉल्व करें। स्टूडेंट जो होते हैं वो उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए उस टास्क को कंप्लीट करते हैं, जिससे क्या होता है उनकी इंटरेक्टिव स्किल जो होती है वो ऑटोमेटिक बेहतर होती है। इसके अलावा जी पीयर वर्क किसे कहते हैं? ग्रुप डिस्कशंस को। क्लासरूम को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है जहाँ हर बच्चे को बोलने इंटरेक्ट करने का बराबर मौका दिया जाता है। तो इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग भी होती है और जो शर्मीले बच्चे होते हैं वो भी खुलकर बात कर सकते हैं। ये हो गया ग्रुप डिस्कशन। तो 3 मेथड है, ये आप देख लें इंटरेक्टिव टीचिंग मेथड्स। इसके अलावा क्वेश्चन आया है 3 फिल्टर्स दैट अफेक्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, क्राशंस अफेक्टिव फ़िल्टर हाइपोथेसिस। यानी कि जो स्टीफन क्राशन के जो अफेक्टिव फ़िल्टर हाइपोथेसिस के मुताबिक बाज़ जज्बाती और जो जहनी रुकावटें होती हैं वो दिमाग तक इनपुट पहुंचाने से रोकती हैं, ठीक है। अगर ये फ़िल्टर हाई हो तो बच्चा जो है वो लैंग्वेज नहीं सीख सकता। तो 3 में फ़िल्टर्स
درج ذیل ہیں. دیکھیں فلٹرز کچھ ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے لگائے جاتے ہیں جن کا جو بعض ان کا گھر کے ماحول کی وجہ سے وہ بچہ سیکھ نہیں پاتا ہے, تو ان کے لیے پھر 3 فلٹرز جو ہیں وہ جو دیے جاتے ہیں وہ ہیں انگزائٹی, موٹیویشن اور سیلف کانفیڈنس. دیکھیے اگر اسٹوڈنٹ کلاس روم میں اسٹریس فیل کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یا ڈر محسوس کر رہا ہے, جیسے غلطی ہونے پر اسے ڈر ہے کہ مجھے اب ڈانٹ پڑے گی, تو اس کو افیکٹو فلٹر ہائی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو نئی زبان کو سیکھنے میں وہ دیوار بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو لو انگزائٹی انوائرمنٹ سیکھنے کے لیے, لو انگزائٹی جو ہوتا ہے انوائرمنٹ وہ سیکھنے کے لیے بہترین ہے. بچے کو پہلے انگزائٹی سے نکالے, پھر اگر اس سے آپ نے سکھانا ہے تو موٹیویشن دے. جس اسٹوڈنٹ کے اندر نئی زبان سیکھنے کے لیے کوئی مقصد یا جذبہ نہیں ہوتا ہے نا, وہ اس کا فلٹر جو ہوتا ہے وہ ہائی ہوتا ہے. تو اس کے برعکس ہائیلی موٹیویٹڈ اسٹوڈنٹس کا فلٹر کیا ہوتا ہے, لو ہوتا ہے, وہ ان پٹ کو جلدی ابزارب کرتے ہیں, یہ فلٹر درمیان میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد سیلف کانفیڈنس کیا ہوتا ہے, کام خود اعتمادی, ان کے کم خود اعتمادی, لو سیلف اسٹیم رکھنے والے جو بچے ہوتے ہیں وہ غلطیاں کرنے سے ڈرتے ہیں, بولنے سے کتراتے ہیں. بہتر سیلف کانفیڈنس کے لیے کیا کرتا ہے, ان کے فلٹر کو ڈاؤن کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے وہ لینگویج ایکوزیشن کے پروسیس تیز ہو جاتا ہے. تو فلٹر جتنا ڈاؤن ہوگا, اگر انگزائٹی ہے تو انگزائٹی کے فلٹر کو ڈاؤن کریں گے تبھی اسٹوڈنٹ پڑھ سکے گا, اچھے سے لینگویج سیکھ سکے گا. اس کا موٹیویشن اسے دی جاتی ہے, موٹیویشن سے اس کا فلٹر لو ہو جاتا ہے جس سے وہ اچھے سے سیکھ پاتا ہے, اور اس کا سیلف کانفیڈنس انکریز کر کے اس کا فلٹر لو کیا جاتا ہے جس سے وہ اچھے سے لینگویج سیکھ سکتا ہے. دیکھیں یہ جو ہے نا, یہ فلٹرز ہوتے ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں لینگویج کے ایکوزیشن کو, اور اگر یہ فلٹر ہائی ہو تو بچہ لینگویج کبھی بھی نہیں سیکھ سکتا, ٹھیک ہے. تو اس فلٹر کو لو کرنے کے میتھڈ میں نے بتائے ہیں, جس میں انگزائٹی دور کرنا, اسے موٹیویٹ کرنا اور سیلف کانفیڈنس لانا. اس کے بعد یہ اگلا کوسچن ہے, لانگ آیا ہے, یہ ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن ہے, ریسیپروکل ڈٹرمنزم کیا ہوتا ہے. تو البرٹ بندرو کی جو مشہور سوشل کوگنیٹو تھیوری کا ایک بنیادی کانسیپٹ ہے یہ ہے کہ اس سے پہلے نا سائیکولوجسٹ جو ہوتے تھے وہ سمجھاتے تھے کہ یا تو انسان کا میتھڈ جو ماحول جو ہے وہ اس سے چلتا ہے یا پھر اس کی پیدائشی خصوصیات. لیکن بندورا نے کہا ہے کہ انسان کی لرننگ ایک طرفہ نہیں ہوتی, یعنی کہ انسان جو ہے ایک طرف سے نہیں سیکھتا. بندورا کے مطابق 3 چیزیں آپس میں لگاتار ایک دوسرے پر اثر ڈالتی رہتی ہیں, اور انہی کے ٹرائی اینگل کو ریسیپروکل ڈٹرمنزم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ریسیپروکل ڈٹرمنزم کیا ہوتا ہے, یہ 3 چیزیں جب آپس میں لگاتار, یعنی کہ ایک چیز جو ہوتی ہے وہ انسان کی لرننگ جو ہوتی ہے وہ ایک طرفہ نہیں ہوتی, بلکہ 3 چیزیں ہیں جو اس کی لرننگ پہ افیکٹ کرتے ہیں. تو اسے افیکٹ کرتی ہیں, اسے ہم کیا کہتے ہیں, ریسیپروکل ڈٹرمنزم, اوکے. یہ البرٹ بندورا کا ہے. اب وہ 3 چیزیں کون سی ہیں, پرسنل یا کوگنیٹو فیکٹرز, یعنی کہ ذاتی وجوہات, انسان کی اپنی سوچ, اس کا اپنا عقیدہ, امید, جذبات اور دماغی صلاحیت میٹر کرتی ہے کسی بھی چیز کو سیکھنے میں. اس کے بعد اس کا بیہیویئر, جو کام یا ایکشن انسان عام زندگی میں پرفارم کرتا ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے, کس طرح سے وہ ہے, اس کی سوچ کیسی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد انوائرمنٹ, انسان کے آس پاس کا جو ماحول ہے, لوگ, فزیکل اسپیس اور وہاں ہونے والے ایونٹس, وہ بھی اس پہ بہت زیادہ اثر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اگزامپل ان لینگویج لرننگ, اگر ایک اسٹوڈنٹ کا ذہن ہے کہ وہ انگلش سیکھ سکتا ہے, پرسنل فیکٹر, تو وہ کلاس میں بڑھ چڑھ کر سوال پوچھے گا اور پریکٹس کرے گا. یہ ہے اس کا بیہیویئر, کہ کس طرح کا بیہیویئر لے کے کوئی سیکھنے آیا ہے, ٹھیک ہے. جب ٹیچر اور باقی کلاس جو ہے وہ اس کو اس اچھے رویے کو اپریشیٹ کریں گے تو اس کی سوچ مزید مضبوط ہو جائے گی. اس طرح یہ تینوں ایک دوسرے کو شیپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب انوائرمنٹ کب کی, دیکھیے کوئی بھی جو اس نے ریسیپروکل ڈٹرمنزم, آپ نے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ جو البرٹ بندورا ہے اس نے کہا ہے کہ انسان کی جو لرننگ جو ہوتی ہے نا, وہ صلاحیت وہ ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے,
तीन तरफा होती है। कैसे? तीन चीज़ें होती हैं जो आपस में लगातार एक दूसरे पर अफेक्ट करती हैं और फिर इंसान सीखता है। तो इसे क्या कहते हैं आप? रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। फिर वो तीन चीज़ें आपने बतानी हैं। एक तो होता है कॉग्निटिव फैक्टर्स, पर्सनल यानी कि जहनी सलाहियत क्या है, उसकी अपनी सोच क्या है, ठीक है। बिहेवियर कि अगर मैं पढ़ने सीखने जा रही हूँ इंग्लिश लैंग्वेज तो मैं कहूँगी भाई मैंने सीखनी है, तो मैं जब ऐसे कहूँगी कि मैंने ये सीख के ही रहनी है तो मैं क्या करूँगी? क्लास में क्वेश्चनिंग करूँगी। जब क्वेश्चनिंग करूँगी, ज़्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करूँगी तो क्या होगा? टीचर्स और बाकी लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे। तो ये जो अप्रिसिएशन वाला सिस्टम जो है ये होगा इन्वायरमेंट। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर मेरे लर्निंग प्रोसेस को क्या करेंगी? फास्ट करेंगी। ओके, इसके बाद ट्रू फॉल्स हैं, ठीक है। वो आप देखें कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो सबसे अहम कंसेप्ट है, ठीक है। ये लीव विगोट्स्की की जो सोशल कल्चरल थ्योरी है उसमें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट सबसे अहम कंसेप्ट है, ठीक है। ये वो दरमियानी गैप है जहाँ एक बच्चा जो है वो खुद से कोई काम नहीं कर सकता लेकिन किसी बड़े एक्सपर्ट की मदद से कर लेता है। खुद नहीं होता लेकिन कोई हो तो उसे वो कर लेता है। तो उस टॉपिक से पूछे गए कंसेप्चुअल ट्रू या फॉल्स का कंसेप्ट और उनकी वजूहात नीचे जो है वो टेबल में मौजूद हैं कि किस तरह से आपने उस बच्चे को सिखाना है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो खुद से कुछ नहीं कर सकते, उन्हें बस किसी मेंटोर की ज़रूरत होती है। अब देखें उनका एग्ज़ाम लिया जाता है। ZPD इज़ अ डिस्टेंस, ये एक डिस्टेंस होता है बिटवीन किसके दरमियान? व्हाट अ लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट दे कैन अचीव विद गाइडेंस, कि क्या वो लर्नर जो सीखने वाला है वो कौन से काम वो खुद कर सकता है और कौन से वो गाइडेंस से कर सकता है। तो ये ट्रू, ये बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। ये आपका ट्रू फॉल्स आया था। तो ZPD यही बताता है कि कौन से लर्नर काम खुद कर सकता है और कौन से वो गाइडेंस से कर सकता है। ये बिल्कुल दुरुस्त है। ZPD जो है वो इस दायरे को कहते हैं जहाँ बच्चा टीचर या किसी माहिर की थोड़ी सी सपोर्ट से मुश्किल टास्क सीख जाता है। इसके बाद दूसरा जो आया था वो ये था कि स्कैफोल्डिंग प्रोवाइडेड विद इन द ZPD शुड बी अ परमानेंट सपोर्ट सिस्टम फॉर द लर्नर, यानी कि जो आर्जी मदद होती है वो हमेशा टेम्परेरी होती है। जी, जैसे ही स्टूडेंट डिपेंडेंट होने लगता है ये सपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दी जाती है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विगोस्टी कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स इन आइसोलेशन विदाउट सोशल इंट्रैक्शन, तो ये गलत है। देखें जी, स्काई के मुताबिक दिमागी और ज़ुबान की जो तरबियत होती है वो इंट्रैक्शन और कल्चर के ज़रिए ही मुमकिन होती है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स इन आइसोलेशन, कि आप कोई भी ज़बान सीख रहे हो अकेले बैठ के सीख रहे हो, यानी कि किसी से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो ये कह रहे हैं नहीं, कोई भी ज़बान सीखने के लिए इंट्रैक्शन की ज़रूरत होती है। आप किसी से जब तक बात नहीं करोगे आप कोई भी ज़बान नहीं सीख सकते हो, ठीक है। तो ये फॉल्स है। मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि MKO कैन बी अ पीयर आप कंप्यूटर प्रोग्राम और अ टीचर, बिल्कुल दुरुस्त है। यानी कि आप किसी कंप्यूटर प्रोग्राम से भी सीख सकते हो, ग्रुप में बैठ के सीख सकते हो या फिर किसी टीचर से सीख सकते हो, तो ये ठीक है, ठीक है। ये था आज का लेक्चर।